अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये किसी भी बोर्ड की बुक के लिए स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि हम इसमें जनरल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट फेडरल बोर्ड में हो या पहली बोर्ड में हो, उसके लिए दोनों के लिए ये लेक्चर कंबाइन है। इसको आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो आपसे वो आपने बचपन में 3, 9 या 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी केमिस्ट्री की। तो क्या होती है जी केमिस्ट्री? आप कहते हैं जी केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। ठीक है, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और मैटर क्या होता है? तो में आप इसे मादा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि anything which occupy space and has mass is called matter। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखती हो उसे हम नाम देते हैं मैटर का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन बींग्स भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह भी घेरते हैं। जब आप चोपड़ी मार के बैठते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारा मैस भी होता है। हम भी मैटर हो गए इस डेफिनेशन से। हमारे इनके जितनी चीज़ें मौजूद हैं, टेबल, पेन, चेयर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, वो इस मैटर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग टर्म्स में हम मैटर को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं लिविंग मैटर और एक को हम कहते हैं नॉन लिविंग। जो लिविंग मैटर है इसका बेसिक यूनिट जो है वो सेल कहलाता है। जिन बच्चों ने 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर में सेल वाले में आप पढ़ते हैं सेल थ्योरी, जिसका पहला पॉइंट होता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जब हम नॉन लिविंग मैटर की बात करते हैं तो जो नॉन लिविंग मैटर है वो आपके पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस से मिलके बना हुआ है। तो हमने क्योंकि नॉन लिविंग मैटर की डिस्कशन को लेके चल रहे हैं, तो हम इसमें एटम, मॉलिक्यूल, आयंस ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे और हमारे ये पहले लेक्चर यहाँ पे पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं जी एटम क्या होता है। ये जो लफ्ज एटम है स्टूडेंट्स, ये एक ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव होता है। ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसे उर्दू में कहते हैं नाकाबिल तकसीम। यानी एटम जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट इज इनडिविजिबल, जिसे हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, वो क्या है? एटम। लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हुई तो हमने देखा कि एक एटम जो है वो डिविजिबल है। कैसे? ये जो एटॉमिक बॉम्ब होता है जिसमें आप न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाते हैं, आपने 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा है कि एक न्यूक्लियस टूट के छोटे यूनिट्स न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है या डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो जब एक न्यूक्लियस टूट के डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इट मीन्स जो एटम है वो डिवाइड हो रहा है। तो अब ये जो डेफिनेशन है कि एटम इज इनडिविजिबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने फिर एक एटम की मॉडर्न डेफिनेशन दी। वो मॉडर्न डेफिनेशन कहती क्या है? कहती है एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter that can take part in chemical reaction is called atom। मैटर का या मादा का वो छोटा सा या बुनियादी ज़रा जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके, उसे हम नाम देते हैं किसका? एटम का।
यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत छोटा, ठीक है, स्मॉल और फिर EST आकर मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एटम। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है एटम्स जो होते हैं उनको हम सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटम्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एटम्स के एटॉमिक मैसेस की बात 9th क्लास में एटॉमिक आप पढ़ते हैं, एटम का जो मैस उसको एटॉमिक मैस कहते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप एटम की 9th क्लास में पढ़ गए थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये बताया एटम होता क्या है, फिर एटम को सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटम्स के जो मैसेज हैं उनको हम एटॉमिक मैस कहते हैं, और इनके जो नंबर होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो एटम के साथ एसोसिएट होती है। हम एटम को कैसे देखते हैं? तो स्टूडेंट्स एटम को देखने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ आँख से नज़र नहीं आता, नेकेड आई से नज़र नहीं आता, नॉट विजिबल है। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है जी, जिसमें हम लोग जो हमारी लैब्स में पड़ी होती है, तो ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता, नेकेड आई से नज़र नहीं आएगा, लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आएगा। हाँ नज़र आता है तो किससे आता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये हमारे पास विजिबल होता है। तो जब हमने एटम को देखना होता है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और वहाँ पर भी फिर उसके जो इमेजेस आते हैं उनको हम मैग्नीफाई करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तब जाके हमें एटम नजर। ये नहीं कि हमें एक एटम नजर आता है। फॉर एग्जांपल पिंडी बोर्ड की जो बुक है उसके पेज 2 के ऊपर एक डायग्राम बनी है, तो वो कहता है कि एक ग्रेफाइट का पीस लेते हैं और उसमें उसका वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इमेज लेता है उसको मिलियन ऑफ टाइम्स जो है वो जब मैग्नीफाई करता है, जूम करता है, तो हमारे पास इस तरीके से लेयर्स आती हैं, डार्क एंड ब्राइट लाइंस आती हैं। वो कहते हैं कि जो डार्क लाइंस हैं ये एटम्स हैं, और ये जो ब्राइट लाइंस हैं ये एटम के बीच में एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो नेकेड आई से हमें कभी भी एटम नजर नहीं आएगा, लाइट माइक्रोस्कोप से हमें एटम नजर नहीं आएगा। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आता है वो भी ये नहीं होता कि हमें एटम नजर आ रहा था, नहीं, हमें एटम की जो हम इमेज लेते हैं उसको फिर जब हम मैग्नीफाई करते हैं तो हमें इस तरीके से लेयर्स के फॉर्म में नजर आता है, जहाँ से फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो डार्क लाइंस है ये एटम्स हैं, ब्राइट लाइंस जो ये एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन एटम्स हैं। फिर जी दूसरी जो बात हमने देखनी है वो है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बारे में कहा जाता है जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो ये है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पे एग्जिस्ट कर सके, उसे हम नाम देते हैं किसका? मॉलिक्यूल। यानी मैटर का वो पार्टिकल जो अपने वजूद को आज़ादाना तौर पे कायम रख सके, नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, वो हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूल। आपको बताया मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? एटम से। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। हम मॉलिक्यूल्स को दो तरह में क्लासिफाई करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम हो उन्हें हम नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो उन्हें हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को। फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लूकोज, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है तो इन्हें हम नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो वो है प्रोटीन्स, इन्हें हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और आपके एग्जाम्पल एक लिखी हुई होगी यहाँ पर हीमोग्लोबिन की, जो ब्लड कैरिंग है, जो हमारे खून को में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारी बॉडी में, तो वो एक प्रोटीन है, उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। इसके अलावा एक और तरीका है मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करने का, और वो है नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे।
ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमारे पास जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बने हैं तो उन्हें हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल में आपके पास आता है O2, H2, ठीक है, Cl2। फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 3 एटम से मिलकर बने हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल में आपके पास H2O, इसके अलावा O3 एक्सेट्रा आते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत सारे एटम से मिलकर बने हों उन्हें हम नाम दे देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में आपके पास आता है H2SO4, C6H12O6, ये ग्लूकोज एंड एक्सेट्रा, इस तरह के मॉलिक्यूल्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 टॉपिक समझ आ गए होंगे। और इसके बाद आइंस का एक छोटा सा टॉपिक है वो आपने देखना है। तो आइंस क्या होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसे हम आइन कहते हैं। 2 तरह के आइंस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आइंस कैट आइंस, एक होते हैं नेगेटिव आइंस या एन आइंस। तो पॉजिटिव आइन का दूसरा नाम होता है कैट आइन और नेगेटिव आइन का दूसरा नाम होता है एन। और पॉजिटिव आइन कैसे बनता है तो आपने पढ़ा है 9th क्लास में, जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आइन में या कैटाइन में कन्वर्ट होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना माइनस का चार्ज आएगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आइन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब पॉजिटिव आइन बन रहा होता है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्यों एब्जॉर्ब होती है? क्योंकि आपने न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना होता है, ख़त्म करना होता है। जबकि एन आइन की फॉर्मेशन हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बेसिक बातें हैं, समझ आपको पहले से आती होंगी। सिर्फ इनका एक ओवरव्यू दी है, आपको ये बातें ओवरव्यू आपको अच्छा लगेगा और आपको ये समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक यू।